हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जेई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा रिलेटेबल होगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसका दूसरा नाम क्या था, गिगर एंड मासडन एक्सपेरिमेंट। हमने उसके ऑब्जर्वेशंस देखे थे, हमने उनके कंक्लूजन्स देखे थे, हमने इवन उनके ड्रॉबैक्स देखे थे। ड्रॉबैक्स थे तभी तो नया सिस्टम आया जो कि नील बोर ने दिया था, है ना। हमने और क्या पढ़ा था, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा था, हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी पढ़ा था। तो बहुत प्यारा लेक्चर था, तो आप ज़रूर देखना। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या करा, देखो जी, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके इतने ड्रॉबैक्स थे। और इन्होंने उसके ऊपर ही रिसर्च किया ना, उन्होंने उसी को ही फॉलो करते हुए तो इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, है ना। बेस इन्होंने उसी को ही रखा था। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन्स revolve in certain stable orbits, and these orbits has fixed energy, and these orbits are also known as energy levels। तो इन्होंने पहली बात क्या बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, वो हर जगह नहीं है, वो क्या है, एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। इन्होंने यहाँ पे किसकी जिक्र किया, ऑर्बिट्स का और एनर्जी लेवल्स का। तो हमने क्या पढ़ा था रदरफोर्ड वाले के अंदर कि भाई आपका एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये एटम का बाउंड्री है। तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब हर जगह उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। लेकिन इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर डिफरेंस देखो, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं है, एक पाथ होगा, एक ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट के ऊपर होगा सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स होती है, उसके ऊपर होता है। अभी स्टेबल वर्ड क्यों बोल रहा है अभी बताता हूँ। सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के ऊपर होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उधर होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 8 6 2 8 18 ऐसे करके चलता है ना। तो इन्होंने फर्स्ट ये दिया, और आपको याद है क्या नाम रख देते हम ऑर्बिट्स का, K L M N ऐसे करके चलता है ना, सो ऑन। दूसरा इन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम एनर्जी इन विच इट इज रिवॉल्विंग। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वही एनर्जी होगी जिस एनर्जी लेवल के अंदर, मतलब कि जिस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा होगा, जितनी उसकी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी किसकी होगी भाई जी, इलेक्ट्रॉन की, है ना। तीसरी बात इन्होंने क्या बोला कि वाइल रिवॉल्विंग, ये मार्कर अच्छा है ना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है। वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तो आपको याद है उनका एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड साहब का, उन्होंने बोला था मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेटेड है, जो कि मूव कर रहा है, तो भाई वो रेडिएशन छोड़ेगा तो एनर्जी कम होगी, है ना। लेकिन इन्होंने पोस्टुलेट, साइंस मैथ्स हम इनके अंदर ये तो पढ़ते हैं कि भाई जैसे करते हैं लेट करते हैं, भाई लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स। तो मतलब इन्होंने बोला भाई मेरे पोस्टुलेट्स मान लो तो मैं आपको क्या करूँगा, एटम का स्ट्रक्चर समझा दूंगा। तो इन्होंने ये फिक्स कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी उतनी एनर्जी होती है जिस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा होगा। हर ऑर्बिट की या हर एनर्जी लेवल की अपनी डिफरेंट एनर्जी होती है,
है ना, वो आपको बताऊंगा कितनी होती है, सब कुछ करेंगे, है ना। वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट रेडिएशन, तो उन्होंने उस वाली बात को तो वहीं पे दबा दिया जो मैक्सवेल ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एनर्जी रेडिएशन नहीं होती है, इन्होंने ये बात बोली। तो इसलिए तो इसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। जो पहली वाली थी ये डिफरेंट फिजिक्स है ना, उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो इसके रूल्स एकदम डिफरेंट कर दिए गए थे यहाँ से, है ना। क्या बोला गया था, ये कौन सी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, वो कौन सी थी क्लासिकल फिजिक्स। तो इसके रूल्स भी क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, है ना। जैसे जैसे जमाना चेंज होता रहता है, कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हमको चेंज होना चाहिए। तो ऐसे इसके लिए भी रूल्स क्या थे, अलग थे। तो इसने यहाँ से पहली बार स्टार्ट किसकी हुई थी, मॉडर्न फिजिक्स की, कि भाई इधर पे क्लासिकल वाले फिजिक्स के हम रूल नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें अपने नए और अलग रूल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। फोर्थ इन्होंने क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रॉन travels or jumps from one orbit to another, there is certain absorption or emission of certain energy। मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाए, वैसे आपको मैं रियलिटी में बता दूँ, जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर जंप करता है जब भी मैं उसको हीट करता हूँ, और जब जंप करता है तब वो नीचे आता है, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। वो आपको समझाऊंगा कैसे होता है ना, पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जब इधर से ऊपर जंप करेगा और वहाँ से वापस आएगा तो रेडिएशन निकलती है। तो इसको ऊपर जंप करने के लिए मैंने क्या दी, एनर्जी दी। जिस टाइम पे मैंने एनर्जी दी, इसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे कूदा तो इसने क्या करा, कुछ एनर्जी रिलीज करी। तो ये वही बात कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से अनदर, मे बी वो हायर से लोअर करे या लोअर से हाई करे, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एमिशन क्या होगा, एनर्जी का, है ना। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहना, बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाते रहना। इसको रब कर देते हैं। अब फिफ्थ पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं, जिधर पे इन्होंने उन स्टेबल ऑर्बिट्स को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करी। तो आप लिख लो डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट्स। अब भाई आपने बोल तो दिया कि यार स्टेबल ऑर्बिट्स है, लेकिन ये मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी स्टेबल ऑर्बिट कहाँ पे है, कैसे पता लगाऊंगा। तो इन्होंने बोला the electrons can only revolve in the orbit which is having orbital angular momentum as an integral multiple of h/2 पाई। क्या कह रहे हैं भाई ये देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिफाइन करते हैं एल से, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उधर पे ही रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल, मैं को मान लेता हूँ एन को इंटीग्रेटर है, किसके बराबर होगा, NH/2 पाई। और n क्या होगा, कोई भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ रहे हो। अब पहले बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ना, ध्यान रखना, बहुत बार यूज हुआ इसका, है ना, स्टार मार्क कर लो भाई पहले से पहले ही। एक बार आप समझते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखो मोमेंटम पढ़ा है आपने, मोमेंटम क्या होता है आपका, mv। तो सर्कुलर के अंदर जो मोमेंटम होता है उसको क्या बोलते हैं, L से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब कि r क्रॉस mv। समझ रहे हो, r क्रॉस mv। तो यहाँ पे किसका क्रॉस, ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है तो आप उसको इधर पे ला सकते हो। तो r क्रॉस v का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
अब इधर पे देखते हैं थोड़ा सा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पोजीशन में क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन या तो अगर इस पोजीशन पे होगा तो ऐसे जा रहा होगा, ये क्या होगी इसकी वेलोसिटी वेक्टर, और अगर इस पोजीशन पे होगा तो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो आपका v इस डायरेक्शन में होगा। आप कहीं पे भी बना के देख लो, ये कुछ ऐसे बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आप इधर से एक चीज़ देखो, ये क्या हर रेडियस का, जहाँ पे भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे, क्या ये जो वेलोसिटी है क्या उसका टेंजेंट बनेगा नहीं? देखो आप एक बार ध्यान से, बन रहा है। मतलब कि जो ये आपका r है ये हर बार v के क्या है, परपेंडिकुलर आएगा। इस वाले केस में जब भी ये सर्कुलर पोजीशन में घूमेगा तो इधर से मैं बोल सकता हूँ जो आपका l रहेगा वो रहेगा m, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो mvr साइन थीटा। थीटा क्या है आपका 90 आ रहा है हर बार, तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूँ mvr, सिंपल है ना। वैसे तो rv आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने जब एंगल ले लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो देख लेते हैं हम। लेकिन आपका इस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम हर बार क्या आना है, mvr। तो इधर पे मैं इसको और अच्छे से एक्सपेंड करके लिखूँ तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π, ध्यान रखना है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाके थोड़ा समझाता हूँ कि देखो, जब भी आप लीनियर में होते हो है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपका फोर्स होता है, आपका वेलोसिटी होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है, आपका ये अभी हमने देखा मोमेंटम होता है। लेकिन आप जैसे ही सर्कुलर के अंदर आते हो, रोटेटरी मोशन है ना, या फिर सर्कुलर मोशन बोलूँ, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है आपके लिए, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, मोमेंट होता है। जैसे मोमेंटम का मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या करते हैं हम, आर के साथ ही क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे कि अगर इसका फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ, वेक्टर ध्यान रखना है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी भाई जी, यहाँ पे होती है ओमेगा, तो आर क्रॉस वी। और अगर आपका एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे अल्फा, तो आर क्रॉस ए। आपका मोमेंटम अभी पढ़ा है क्या, एंगुलर मोमेंटम होता है, एल से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा आपका आर क्रॉस पी। और पी क्या होता है आपका एम वी, आता है इतना तो है ना जी। तो आप ये भी कहीं ना कहीं पे नोट कर लो, आपके लिए बहुत काम आएगा ना, 11th की चीज़ें आपको क्या पढ़ाएंगे, जसवंत सर पढ़ाएंगे है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं जी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट। अभी हम यार इतनी सारी चीज़ें बोल रहे थे, वो घूम रहा है तो भाई उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ रेडियस होगी है ना, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी। तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। क्या क्या निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, नहीं स्टार्टिंग करते कहाँ से निकालेंगे हम भाई जी, हम निकालेंगे वेलोसिटी, हम निकालेंगे रेडियस, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। मोमेंटम भी निकाल सकते हैं यार, आपको अगर आपके पास v है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कितना है, तो आप मोमेंटम भी इजीली निकाल सकते हो है ना। तो जी करते हैं स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड वाले से। तो रदरफोर्ड जी ने क्या बोला था कि ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है। जैसे अर्थ है, सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपेटल कौन दे रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं अभी एक रस्सी पकड़ के, रस्सी में एक स्टोन बांध दूँ, उसको ऐसे घुमाऊं, तो उसको वो घूम रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपेटल कौन दे रहा है, वो टेंशन दे रही है, वो थ्रेड वाली। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल कौन दे रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई जी, वो आपका सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो होता है आपका mv²/r। अच्छा पहले अच्छे से लिखते हैं ना, Fc, सेंट्रीपेटल यहाँ पे Fe के बराबर होगा, तभी ये घूम रहा है ना। तो सेंट्रीपेटल कितना होता है आपका mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, kq1q2/r², kq1q2/r²। इसको और अच्छे से एलेबोरेट करते हैं, mv²/r इक्वल्स टू k, q1 क्या है आपका, मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E रख लेते हैं,
है ना। अभी नेगेटिव नहीं रख रहा क्योंकि फोर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। आपका Q2 क्या होगा, Q2 होगा आपका जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कितना है, तो वो है आपका Ze। अभी ये Ze क्यों बोल रहा हूँ आपको, वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखो जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है कौन कौन, आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है तो है किसका, प्रोटॉन का। लेकिन जो आपका प्रोटॉन है वो एक तो है नहीं, वो कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ QP, मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, QP समझ लेना है ना। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, टोटल प्रोटॉन्स कितने, जितना उसका एटॉमिक नंबर है तो Ze। समझ गए चार्ज कैसे निकाला, अपॉन जिस रेडियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, mv² इक्वल्स टू kZe² अपॉन R। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब एक इक्वेशन और चाहिए, अभी निकाली थोड़ी देर पहले, क्या है, mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 अभी निकाली थी भाई, है ना, ये आपकी इक्वेशन 2। अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वेलोसिटी निकाल लूँ, है ना। अच्छा R को इधर ले आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, क्या मेरा R कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ V। तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करूँगा तो RM से तो RM कट जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, और एक V से V कट जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ बचेगा V इक्वल्स टू kZe² अपॉन NH इंटू 2 पाई। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो आपकी जो V की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी ke² 2 पाई अपॉन H इंटू Z/n। अब देखो आपको K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आपको E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 पाई की भी आप वैल्यू रख सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 है 22/7, और H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, आपको H की वैल्यू भी पता है। तो आप जब इन सब वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, जो कितनी आएगी आपके पास 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो आप कितनी तेज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 10 टू द पावर 8 के टर्म्स में होती है, और ये कितनी 10 टू द पावर 6 के, तो अराउंड आपका 100 या 150 के आसपास टाइम्स है ना, क्या स्पीड ऑफ लाइट इसके निकालते हैं। एक रिलेशन और होता है आपका कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ C/V करूँ तो कितना आता है 137, तो C कितना होता है आपके V के 137 टाइम्स होता है, आप इसको लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन सुनना, अब एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो आपके हाइड्रोजन के अंदर है, और वो आपका कौन सी स्टेट में है, n = 2 में है, मैं बोलता हूँ सेकंड स्टेट के अंदर है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर है ना। तो उसकी वेलोसिटी निकालो, तो आप कैसे करोगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 होगा, n की वैल्यू उसने 2 दे ही रखी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/2। तो आप इधर से निकाल सकते हो आपका कितना आ जाएगा, है ना, 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके आप दूसरे के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ एक आपके पास है हीलियम प्लस आयन, है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपका n = 3 के अंदर, तो आप क्या कर रखोगे यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या, n = 3 के अंदर है, और Z की वैल्यू हीलियम है 2 है एटॉमिक नंबर, है ना। तो कितना आ जाए आपकी वेलोसिटी 2.18 इंटू 2/3। तो आप इजीली निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। वेलोसिटी तो निकाल ली हमने, लिखते जाना है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
वैसे तो आप इजीली इसको ड्राइव भी कर सकते हो। दो रिलेशन याद करने हैं, कौन कौन से? एक तो आपका ये कि सेंट्रीपेटल बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपेटल क्या होता है mv²/r, ये क्या होता है kq1q2/r², और ये तो हमें याद करना ही है mvr = nh/2π। तो दोनों से क्या करना है, हमें अपना जुगाड़ बैठाना है। एक बार में r कैंसिल आउट करना है, एक बार में v कैंसिल आउट करना है। वो कैसे करना है आपको देखना है ना। अब क्या निकालना है, रेडियस। तो इसको रब कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो अपने पास दो रिलेशंस थे, आपको याद हो। एक तो हमने निकाला था mv² r = kze²। पहला इक्वेशन किससे निकाला था, fc बराबर fe से। और एक है अपने पास mvr = nh/2π। अब हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको निकालनी है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड मार देते हैं। देख रहे हो आप, b² से कैंसिल आउट हो जाएगा, b² है ना, तो आपका एक r बच जाएगा मेरे पास। तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे m बचेगा और v बचेगा, नहीं v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका r बचेगा, सिर्फ mr बचेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n²h²/4π²। इससे इसको डिवाइड करो भाई, क्या होगा, kze²। यही बचेगा, हाँ ये डिवाइड में। तो आपका जो r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, h²/4π² ke² इंटू m इंटू आपका n²/z। अब आपको h की वैल्यू पता है भाई, 4π की वैल्यू तो पता ही है मुझे, क्या k की वैल्यू पता है, 9 × 10⁻⁹ पता है ना। क्या मुझे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, क्या पता है। क्या मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, क्या मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हाँ जी मुझे पता है ना। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। तो आप वो यहाँ पे रखोगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी कुछ ऐसे करके 0.53 n²/z एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो ये आएगा। इसका मतलब अगर आपका एक हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर उसका ग्राउंड स्टेट अभी बताऊंगा ना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब n = 1 के अंदर अभी ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1। तो अगर उसके अंदर है आपका इलेक्ट्रॉन, तो आपकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आप n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, मतलब कि वो कितनी दूर है, 0.53 एंगस्ट्रम दूर है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई जो आपका हाइड्रोजन है उसकी अगर सेकंड स्टेट के अंदर है तो फिर रेडियस कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी आप रख दोगे, 2 रखोगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की वैल्यू 1 है। देख लो आप, रेडियस बढ़ती जा रही है ना, बढ़ेगी ऑब्वियसली, है ना, दूरी बढ़ेगी तो आपका क्या हो गया, रेडियस का फॉर्मूला नोट कर लेना है ना। अब बढ़ते हैं अपनी एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv²। स्टार फॉर्मूला है, अभी बता रहा हूँ फिर से, स्टार फॉर्मूला लिख लेना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी, हाफ mv²। मास पता है क्या आपको, हाँ जी पता है। वेलोसिटी पता है क्या जी, हाँ जी वेलोसिटी भी पता ही है हमें। वेलोसिटी हमने अभी निकाली थी, है ना। कैसे निकाली थी वेलोसिटी, इसको डिवाइड करके निकाली थी, फिर से निकाल लेते हैं ना। देखो मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद करना है बेसिकली वो ये। और एक क्या, v = 2.18 × 10⁻⁶ z/n, है ना। तो कैसे निकाली थी, अभी फिर से निकाल लेते हैं ना, कितनी फुर्ती से निकालेंगे। तो ये तो हमने अभी स्क्वायर किया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या आ जाएगा आपका mvr, तो आपका सिर्फ बचेगा v, और ये कितना बचेगा, kze² अपॉन nh × 2π। तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है v की वैल्यू, ke² 2π z/h/n। देख रहे हो, इजीली निकल पा रहे हो। तो आपकी v की वैल्यू कितनी है, ke² 2π z/h × n, इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, हाफ
एम के स्क्वायर ए टू द पावर 4 और आपका क्या है पाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये 2 से 2 आप उड़ा सकते हो, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2 को बाहर ले आते हैं तो आपके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है खतरनाक सी कुछ आ रही है ना। और वहीं पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इसको रब कर देता हूँ, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब दो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जब भी आपके पास चार्ज दे रखा हो तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है Q1Q2 अपॉन R, है ना जी। रेडियस का फॉर्मूला भी अभी हमने ड्राइव किया था। तो ओके एक Q1 क्या है आपका E, है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उस टाइम पे क्या रखते हैं, विद चार्ज रखते हैं। तो ये तो है माइनस ही, तो नेगेटिव एक बाहर आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन की मतलब जो न्यूक्लियस है वो है आपका Zd। आपकी जो रेडियस की वैल्यू है वो हमने अभी निकाली थी, R की वैल्यू क्या थी, तो आपके रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपके पास, है ना। तो आप यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, P इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस KE इंटू ZE अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर इंटू K4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर Z। कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा माइनस K स्क्वायर E टू दी पावर 4 और आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, आपका M भी आएगा, मास भी आएगा ना, और क्या आ रहा है आपका Z स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है आपका N स्क्वायर H स्क्वायर। अच्छा आप एक बार पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देखो तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है क्या। और आपकी जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, P प्लस K, है ना। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, लिख लेते हैं, यही आएगी आपकी वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर E टू दी पावर 4 पाई स्क्वायर M अपॉन H स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर बाय H स्क्वायर। देख रहे हो आपकी जो टोटल एनर्जी, ये क्या आ रही है आपकी टोटल एनर्जी, जो आपकी टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है भाई। नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उसके बाउंड है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि उसने कर्जा ले रखा है भाई। इसलिए तो मुझे क्या कहता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर वाले मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहे हैं वो क्या है, उसके बाउंड है। मतलब उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं लोन ले रखा है, उधार ले रखा है। तो उधार ले रखा है तो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहा कि भाई पहले मेरा उधार चुका तभी तुझे जाने दूंगा। तो जो ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसने ज़्यादा उधार ले रखा है, मतलब उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी न्यूक्लियस के पास वाले की, है ना। और जो ज़्यादा दूर वाला होता है उसकी क्या होती है, कम नेगेटिव होती है थोड़ी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी ना आपको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन। क्या वही सेम एनर्जी से क्या मैं अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, नहीं भाई नहीं निकाल सकता। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी क्या आ रही है आपकी नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, क्या हम मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना है, नहीं करना भाई। आपको डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन अगर आप बेसिक से जाओगे बहुत सिंपल है। कैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने रेडियस का फॉर्मूला निकाला, मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, सिर्फ 2 बेसिक फॉर्मूले इसका यूज़ करते हुए। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², m को तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने v की वैल्यू जो अभी निकाली थी कैलकुलेट करके वो मैंने इसके अंदर पुट करी, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया ये। फिर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होती है, K/Q1Q2 अपॉन R²। मुझे Q1 पता था, मुझे Q2 पता था, EZD, और मुझे R की वैल्यू पता थी, तो मैंने R की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। और जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इतना बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है, क्या मुझे ये याद करना है, नहीं जी ये भी नहीं याद करना। हमें याद क्या करना है, ऊपर वाला आई गेस आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे इन सब में K की वैल्यू पता है, मुझे E की वैल्यू पता है, मुझे M की वैल्यू पता है, मुझे H की वैल्यू पता है, मुझे इवन पाई की, सबको पता है 22/7 रख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो मेरी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, -13.6 Z² बाय
n² eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी आएगी कितनी, -13.6 Z²/n² eV। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को क्या कर लो, नोट बना के अच्छे से लिख लो। और कौन कौन से निकाले थे भाई हमने, एक रेडियस का फॉर्मूला निकाला है। रेडियस का कितना है फॉर्मूला, 0.53 n²/z, क्या आपका एंगस्ट्रम। और एक मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला था, 2.18 × 10⁶ Z/n, क्या है आपका मीटर/सेकेंड। अभी ये मैंने जो अभी पढ़ा डेरिवेशन के अंदर, ये कैलकुलेशंस किसके लिए करी, इन 3 मेन फॉर्मूले के लिए करी। ठीक है, और इसको रब कर देता हूँ। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई फॉर्मूले इसको निकाल तो लिए, रेलेवेंट क्या है इनका, है ना, रेलेवेंस क्या है, तो वो समझते हैं अभी इनको कि कैसे यूज़ करने हैं और क्या ज़रूरत है। चलो जी, ज़रूरत तो खैर क्लियर है यार, मुझे एटम के बारे में पढ़ना था, मुझे सब कुछ चीज़ें निकालनी है, तो ये मैं निकाल पा रहा हूँ इससे, है ना। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, देखना आप, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ, ये आपका हाइड्रोजन है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो मैं इसकी एनर्जी E1 बोल लेता हूँ, इसकी E2, इसकी E3, इसकी E4 एंड सो ऑन, है ना। अब आप पूछ रहे होगे भाई मुझे यार इतनी एनर्जी लिखने की क्यों ज़रूरत है, भाई इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है। अगर मैंने उसको एनर्जी दे दी तो वो E2 में भी हो सकता है, E3 में भी हो सकता है, E4 में हो सकता है। एनर्जी दी तो वो क्या करता है, जंप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, और जब नीचे से ऊपर आता है तो एनर्जी रिलीज करता है ना। तो मैंने इसको एनर्जी दी तो ये ऊपर की तरफ गया होगा, मैं भी कहीं पे होगा, तो इसलिए मैं सारी रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ, सारी एनर्जीज, है ना। तो अगर मैं E1 की बात करूँ तो वो कितनी आपकी -13.6 × Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, तो 1/1, तो आपका कितना आएगा -13.6 eV। तो आपको अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -13.6 eV देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, है ना। अब यार इसमें एक चीज़ और होती है, इसको बोल देता हूँ मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है आपकी, जो n = 2, मतलब कि अगर n = 1 है तो आपकी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट। और वहीं पे अगर मैं E2 की बात करूँ तो E2 कितना हो जाएगा, -13.6 × Z, तो आपका अभी भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और जो n है वो आपका कितना हो जाएगा, 2/4, कितना आ जाएगा, E3 आ जाएगा, E2 आ जाएगा आपका -3.4 eV। ये क्या है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। अब यार ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, इसको थोड़ा आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। आप समझ लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी पहली मंजिल, यहाँ की आपकी एंट्रेंस, ये आपकी सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर देसी भाषा में बोलूँ तो इसको बोलते हैं भाई पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, है ना। गाँव वाली लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पे ही मैं इसको थोड़ा तमीज़ में बोलूँ, जो हम एजुकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्राउंड फ्लोर। ये क्या होती है आपकी फर्स्ट फ्लोर, समझ रहे हो। गाँव वाली भाषा में क्या है, दूसरी, मतलब n = 2। तो यहाँ पे भी ऐसे समझ लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये, और अगर और भी ऊपर है तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट होती है ना वो आपकी एकदम स्टेबल होती है, उससे आगे तो भाई न्यूक्लियस, उससे आगे जगह वो आ ही नहीं सकता। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, अगर बाय चांस मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दूँ तो जो E2, E3, E4 वाले होंगे ये क्या करेंगे, जंप करने की कोशिश करेंगे। कौन सी वाले में, इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। हर कोई क्या चाहता है, लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है ना। तो ये E2 वाले होंगे इलेक्ट्रॉन और E3 वाले होंगे, सपोज करता हूँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करने की कोशिश करेंगे। वैसे हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, लेकिन मैं मल्टी की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से बाय चांस एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे जंप करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पे जंप करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, समझ रहे। तो इसलिए
ग्राउंड स्टेट के अंदर तो भाई कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है वो और अंदर कूदे खुद से खुद, वो तभी कूद सकता है जब उसको पहले एनर्जी दूं, तो एनर्जी दूंगा तब ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसको यहाँ पे कूदने के लिए मुझे एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, खुद एनर्जी रिलीज करके आ जाएगा। इसलिए जो ग्राउंड स्टेट है वो सिर्फ मैंने क्या लिखा उसका ग्राउंड स्टेट मतलब सिंपल नॉर्मल। एक्साइटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से E2 E3 E4 वाली से एक्साइटमेंट यहाँ से, इसलिए क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझिए और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं E3 की, तो E3 पे आपका कितना होगा -13.6 इंटू 1/9 कितना आ जाएगा माइनस का 1.51 EV। अब ऐसे आपका E4 कितना आएगा, E4 कितना आएगा आपका माइनस का 13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे अगर आपके E5 की बात करूं तो आपका आ जाएगा माइनस का 13.6 इंटू 1/25 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 0.54 EV, है ना। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप एटलीस्ट ये 5 एनर्जी लेवल्स तो याद कर लो, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगी, मतलब बहुत क्विक कर सकते हो आप क्वेश्चंस को, है ना आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा। तो पहली क्या है आपकी माइनस का 13.6, सेकंड इज योर व्हाट -3.4, नेक्स्ट इज योर व्हाट E3 दैट इज योर माइनस का 1.51 दैट एंड E4 दैट इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी कितनी है माइनस का 0.85 और E5 कितनी है आपकी माइनस का 0.54, है ना। तो लिख लीजिए और इसको रब करते हैं। अब एक बार एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी थी माइनस का 13.6 और यहाँ पे कितना है आपका माइनस का 3.4, आपका फिर कितना था माइनस का 1.51, फिर आपका कितना था लिख लेता हूँ मैं n = 1 n = 2 n = 3 n = 4। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी कितनी है माइनस का 0.85, फिर आपका और क्लोज इसका कितना है माइनस का 0.54, उसके आगे आपका सो एंड। एक चीज़ आपको नोटिस हुई कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूँ मैं n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर जाता जा रहा हूँ, तो आपका जो गैप है ये कम होता जा रहा है, देख रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ओवरलैप हो जाएगा, है ना, और एटम से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कितना होगा इन्फिनिटी तक अगर मैं जाऊँगा, इन्फिनिटी तक, जैसे अगर एटम की बात करूँ, एटम के इन्फिनिटी कितना होगा 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है ना। हमारे लिए इन्फिनिटी कहीं और होगा, है ना, इनके लिए एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्फिनिटी कहीं और होगा, समझ रहे हो आप, उसके लिए बहुत छोटा होगा वो इन्फिनिटी। अभी तक हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, है ना। अब पढ़ते हैं 6th पोस्टुलेट, इसी से रिलेटेड, है ना, कि एन इलेक्ट्रॉन में एमिट रेडिएशन while revolving when it falls from higher energy level to lower energy level, and the energy of the radiation will be equal to the difference of the two respected एनर्जी लेवल्स। भाई क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, समझाते हैं इसको रब कर लेते हैं साइड वाले को, है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है
वो अगर हायर लेवल ऑफ एनर्जी से अगर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी पे आ रहा है तो वो रेडिएशन छोड़ेगा, और जो रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, मतलब वो जो फोटोन निकालेगा, रेडिएशन मतलब फोटोन आ रहा है, वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, उन दो एनर्जी लेवल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस। जैसे कि आपका ये है, इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 एनर्जी लेवल से बनाएंगे बस। कितनी थी माइनस का 13.6, लिख लेते हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। 13.6 माइनस का 3.4 माइनस का 1.51 माइनस का 0.85 एंड और माइनस का 0.54। तो ये क्या कह रहा है, हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा आपका, हायर एनर्जी लेवल होंगे ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कम नेगेटिव है, समझ रहे हो। माइनस 13.6, अच्छा ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूँ ना, 13.6 है तो सही, लेकिन नेगेटिव है, तो ये क्या है, कम एनर्जी। मतलब कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी छोड़ेगा। अब खुद देख लो, इसकी अब एनर्जी ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने पढ़ा था सेकंड पोस्टुलेट के अंदर, क्या पढ़ा था हमने, कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसके बराबर होगी जिस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा होगा। जितनी ऑर्बिट की एनर्जी उतनी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, उसको देखा भाई यहाँ पे खाली स्पेस है, तो वो क्या करेगा, कूदने की कोशिश करेगा। वो जो जंप मारेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और एनर्जी रिलीज कितनी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी माइनस 13.6 EV हो जाए, तभी वो किसके अंदर आ पाएगा, इसके अंदर आ पाएगा। समझ रहे हो, जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। कैसे, अब समझते हैं। और इधर से हमारा क्लियर होगा कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स क्यों मिल रहे थे हमें। तो अगर ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अगर यहाँ पे आपकी वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा। एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ, माइनस 13 हायर एनर्जी कौन सी आपकी, डेल्टा E निकालते हैं। डेल्टा इज वॉट योर, कि जिसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है E1 और E2 के बीच में, तो E2 माइनस E1 कर दो, तो कितना माइनस का 13.4 प्लस का 13.6, दैट इज योर 10.2 EV, है ना। तो उस रेडिएशन का अगर आपको लैम्डा निकालना हो तो कितना आ जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा। तो आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली, है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो आपके क्या चांसेस होते, तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से यहाँ कूदता, है ना, या फिर यहाँ से यहाँ कूदता। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो यहाँ से आपका यहाँ तो यहाँ से यहाँ आता, फिर यहाँ से यहाँ आता, या फिर यहाँ से यहाँ आता। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो जाती, कोई सा भी एक हो सकता है, समझ रहे हो आप, इनमें से ट्रांजिशन। अब एक बात होता है, उसका एक ड्रॉबैक था, किसका, रदरफोर्ड का, कि वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। अब देखो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे जो ये लैम्डा मिलेगा, या उसका लैम्डा कितना होगा, या उसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी कितनी होगी, वो 10.2 EV होगी। क्या मुझे 10 EV का कोई मिलेगा, क्या कोई अल्फा पार्टिकल नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, भाई 10 EV का 10.2 EV का डिफरेंस आ रहा था यहाँ, और 10 EV का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्बिट ही नहीं, कोई स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। क्या नहीं है, स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, तो भाई ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रिवॉल्व करता है, जिसका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो वो तो हर जगह तो होगा नहीं, वो इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, तो इनके बीच के अंदर क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या कह रहे थे, 10.2 EV का अल्फा पार्टिकल, मतलब एक मिल गया मुझे, प्रोटॉन मिल गया, लेकिन 10 EV का नहीं है। ये मेरे पास 10.1 EV का भी नहीं है। अगर मुझे 10.2 EV का मिला है तो अगला मुझे कौन सा मिलेगा, तो अगला सपोज करते हैं इसका डिफरेंस, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है यहाँ पे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा E बोलूँ मैं, वो आ जाएगा आपका E3 माइनस E1, वो आपका आ जाएगा 12.1 EV। करके देख लेना आप, इजीली आ जाएगा, 12.1 EV आएगा। तो यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशन होगा, मतलब 10.2 के बाद अगला आपको क्या मिलेगा, 12.1 EV। मतलब कंटिन्यूस नहीं मिल रहा, बीच बीच में छोटी छोटी सी एनर्जी मिल रही है। अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो कुछ और मिलेगा, इसका डिफरेंस करो कुछ, मतलब आपको कंटिन्यूस नहीं मिल रहा, आपको डिस्क्रीट कुछ एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था, समझ गए जी। तो आपका यहाँ पे 6 पोस्टुलेट भी आपको समझ में आ गया होगा, और आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। ये कौन सी आपकी ग्राउंड स्टेट, ये कौन सी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन योर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना।
चलो जी, अब यार ये जो मॉडल था ये इन्होंने बहुत हद तक बहुत अच्छी सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन इवन इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब उन ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, मॉडल ऑफ एटम। पहला ड्रॉबैक क्या था? इट स्टैंड्स ट्रू फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्या बात है भाई, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होती है? मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे कि आपका अगर हाइड्रोजन बात करो, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है। आपका बात करो हाइड्रोजन, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भाई क्या हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। और अगर इसके अंदर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये भी क्या हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और अगर मैं बेरिलियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन, है ना? आप अपनी लैंग्वेज में अच्छा सा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिंपल सादा में इट डज नॉट टेक इन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट यूज इन भी लिख सकते हो आप। उन्होंने यूज़ ही नहीं, इन्होंने यूज़ नहीं किया था एज अ वेव नेचर, है ना? अब फोर्थ की पॉइंट की बात करते हैं। इट वायलेट्स दी अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इट वायलेट्स द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद है किसके अंदर था? 11th के अंदर था, है ना? ऐसे आपको जसवंत सर पढ़ाएंगे, है ना? जसवंत सर नहीं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर था आपका, है ना?
तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। इट वॉलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। तो उन्होंने बोला था कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसका मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे मैं नहीं बता सकता। मैं कोई सी एक चीज़ बता सकता हूँ एक्यूरेटली, या तो मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ या मोमेंटम। अगर मैं पोजीशन निकाली और उसी टाइम पे उसका मोमेंटम निकालने जाऊँगा मैं, तो वो गलत होगा जो मैं मोमेंटम निकालूंगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी हो, या तो पोजीशन चेंज हो गया फिर मोमेंटम चेंज होगा, है ना, वो रुकता तो है नहीं। तो क्या बोलता है, या तुम पोजीशन या फिर मोमेंटम कोई सी एक चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, हमने रेडियस निकाली, वेलोसिटी निकाली, एक ही टाइम के अंदर निकाली भाई, दोनों की दोनों चीज़ निकाली। और अगर मेरे पास v है तो मैं मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, vm या mv, तो क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम भी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ निकाल रहा हूँ। तो क्या वॉयलेट कर रहा था, हाँ भाई, है ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा था। फिफ्थ ड्रॉबैक क्या था, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन the splitting of spectral lines in magnetic and electric field। जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो क्या कर रही थी, स्प्लिट कर रही थी या डेविएट कर रही थी, मतलब वो चेंज हो रही थी किसकी वजह से, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो अगर आपकी वो स्प्लिट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ईएफ लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख देता हूँ अभी, है ना, शॉर्टकट एमएफ, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट हो रही है तो उसको क्या बोला था, जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या नाम रखा गया था उसका, जीमैन इफेक्ट। तो आपको वैसे स्टार्क और जीमैन तो आपको मे भी नाम याद रह जाए, लेकिन अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि भाई जीमैन इलेक्ट्रिक की वजह से था कि मैग्नेटिक की वजह से था, तो आप ऐसे याद, देखो मैग्नेटिक जीमैन, तो देखो मैग जी मैग, जी मैन जी मैग, ऐसा मतलब थोड़ा सा रिलेट कर लो, आप अपना खुद भी कुछ बना सकते हो, है ना। चीज़ों को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ईजी करना है ना, मज़े में याद करो चीज़ों को। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट हो रही है, वो सॉरी आपके स्पेक्ट्रल लाइंस अगर स्प्लिट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, तो क्या है वो जीमैन इफेक्ट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है तो उनको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। तो कहीं भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है ये कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर इज द ड्रॉबैक ऑफ योर बोर्स मॉडल, और वहाँ पे कहीं आपको स्टार्क इफेक्ट दिख जाए तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ भाई स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, स्पेक्ट्रल लाइंस, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ड्रॉबैक किसका हुआ, बोर्स का, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लेते हैं जेई कहीं से भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जेई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।